सभी का नमस्कार। नवमी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा के अंदर फ्रांसीसी क्रांति अध्याय 1 में जिस बिंदु का अध्ययन किया था वह बिंदु था महिलाओं को किस प्रकार उनके अधिकार संघर्ष के बाद में प्राप्त हुए और दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। ये दोनों बिंदु हमने पिछली कक्षाओं में अच्छे से समझ लिए थे। आज की कक्षा में हम आगे के 2 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। हम आज की कक्षा शुरू करते हैं। पहला हमारा बिंदु है कि 18वीं सदी में फ्रांस के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए या घटनाएं घटी जिसका आगे भविष्य में उसका परिणाम हुआ। तो हम देखते हैं 18वीं सदी में फ्रांस में नेशनल असेंबली यानी फ्रांस में जब लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत हुई तो नेशनल असेंबली में एक बहस शुरू हुई। उस बहस का मतलब है यानी एक विचार विमर्श शुरू हुआ और विचार विमर्श का विषय था कि फ्रांस के लोगों को, नागरिकों को और फ्रांस के जो गुलाम देश हैं, जो फ्रांस के उपनिवेश देश हैं, उन लोगों को मूलभूत अधिकार देने हैं या नहीं देने। इस बात को लेकर फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली में बहस शुरू हो गई और इस बहस के बाद में फ्रांस की नेशनल असेंबली ने यह निर्णय लिया कि फ्रांस के आम नागरिकों और फ्रांस के जो उपनिवेश हैं, उपनिवेश का तात्पर्य यानी फ्रांस के जो गुलाम देश है, जो अफ्रीकी देश हैं, वहां के लोगों को भी मूलभूत अधिकार दिए जाएंगे। ठीक है। दूसरा हमारा बिंदु है सन 1794 का समय, फ्रांसीसी उपनिवेश। तो मैंने अभी आपको बताया फ्रांसीसी उपनिवेश यानी फ्रांस के नियंत्रण में आने वाले देश, अफ्रीकी देश। उन फ्रांसीसी उपनिवेश को दासों की मुक्ति का कानून पारित किया गया। यानी फ्रांस के नियंत्रण में जो देश थे, वहां के जो लोग थे, उन लोगों को दासों से मुक्ति प्रदान की गई। यानी वहां के लोगों को एक प्रकार से दास नहीं बनाया जाएगा और वहां के लोगों को दासों से मुक्ति देने के लिए फ्रांस की नेशनल असेंबली में कानून पारित किया गया, दासों की मुक्ति का कानून। यह कानून 10 वर्ष तक फ्रांस में रहा। 10 वर्ष के बाद में, तीसरा हमारा पॉइंट है कि 10 वर्ष के पश्चात दासों की मुक्ति का कानून जो पारित किया गया था वो 10 वर्ष के बाद में समाप्त हो गया, क्योंकि 10 वर्ष के बाद में नेपोलियन के द्वारा इस कानून को समाप्त किया गया। नेपोलियन बोनापार्ट के नाम से ये फ्रांस का महान शासक माना जाता है, जिसने बहुत सारी विजय प्राप्त की थी। और नेपोलियन जब फ्रांस का सम्राट बना था 1804 में, तब उसने इस कानून को समाप्त कर दिया था। बात करते हैं नेपोलियन की, तो नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः लागू किया और दासों की मुक्ति का कानून समाप्त कर दिया। दास प्रथा के कानून को लागू करके नेपोलियन ने बागान मालिकों को अधिकार दे दिए कि ये बागान मालिक इन दासों को अपने बागानों में काम करवा सकते हैं और अपने वस्तुओं का उत्पादन करवा सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है। मैंने आपको बता दिया है कि ये जो दास है ये फ्रांस के उपनिवेश देश यानी फ्रांस के नियंत्रण में आने वाले जो देश थे, जो गुलाम देश थे, उन अफ्रीकी देशों के नागरिकों को दासों के रूप में फ्रांस में लाया जाता था और बागान मालिकों को बेचा जाता था। फिर हम आगे बात करते हैं अफ्रीकी निग्रो। अफ्रीकी जो देश थे वो फ्रांस के उपनिवेश थे और वहां पर निग्रो नाम की एक जनजाति थी। ये सारा रेगिस्तान के दक्षिण में मूल निवासी थे। निग्रो सारा रेगिस्तान के दक्षिण के मूल निवासी थे और इन निग्रो जाति के लोगों को दास के रूप में खरीदा जाता था और उन्हें खरीदकर फ्रांस में लाया जाता था और बागान मालिकों को बेचा जाता था और ये एक प्रकार से गुलाम थे। ठीक है। तो ये था हमारा 18वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपके सामने है। अगला हमारा बिंदु है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। फ्रांस के अंदर लगातार क्रांतियां चल रही थी
और उस क्रांति के बाद में क्या क्या परिवर्तन आया उसके बारे में हम देखते हैं। सेंसरशिप, यहाँ पे शब्द आ रहा है कि सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप क्या है? तो सेंसरशिप फ्रांस के राजा की एक ऐसी संस्था है जो यह तय करती थी कि फ्रांस के राज्य में कौन कौन सी पुस्तकें, अखबार और पर्चे प्रकाशित होंगे, वो छपेंगे और जिनको लोग पढ़ सकते हैं। तो उनका जो निर्णय करने का अधिकार था वो सेंसरशिप को था, सेंसरशिप के अधिकारियों का था। तो यह सेंसरशिप राजा के नियंत्रण में थी और इस सेंसरशिप को 1789 के बाद में जब फ्रांस में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, नेशनल असेंबली की स्थापना हुई, ठीक है ना, उसके बाद में इस सेंसरशिप को समाप्त कर दिया गया, इस संस्था को समाप्त कर दिया गया। और गर्मियों में 1789 के बाद गर्मियों में कानून पारित किया गया कि यह सेंसरशिप अब फ्रांस में नहीं रहेगी। ठीक है। दूसरा बिंदु है कि लिखित सामग्री हो या सांस्कृतिक गतिविधियां हो। लिखित सामग्री के अंदर पुस्तकें हैं, अखबार हैं, पर्चे हैं, जो भी है, ठीक है ना, वो लिखित सामग्री में आती हैं। सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करें तो सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो भी किताबों, अखबार और नाटक के माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाती थी। इन सारी चीजों को जनता तक पहुंचाने के लिए सेंसरशिप से स्वीकृति लेनी पड़ती थी, ठीक है ना। लेकिन राजा के जो सेंसर अधिकारी होते थे वो इन बातों की सूचना देते थे कि ये सारी चीजें जनता के सामने आएगी या नहीं आएगी, इनको प्रकाशित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका निर्णय राजा के सेंसर के अधिकारी लेते थे। लेकिन इस सेंसर को 1789 के बाद में समाप्त कर दिया था। नेशनल असेंबली ने इसके लिए कानून बनाया था। 1789 के बाद में एक घोषणा पत्र लागू किया गया, कानून लागू किया गया, और उस घोषणा पत्र के कानून में जो फ्रांस की जनता थी उनको भाषण यानी अपना भाषण देने, अपनी बात को रखने, अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया घोषणा पत्र के माध्यम से। और ये मूल अधिकार नैसर्गिक अधिकार भी कहलाता है। नैसर्गिक यानी प्राकृतिक अधिकार भी कहलाता है, जो लोगों का प्राकृतिक अधिकार है, लोगों का मूल अधिकार है, जो घोषणा पत्र के माध्यम से फ्रांस के नागरिकों को दिया गया। इस घोषणा पत्र से अखबारों, पर्चों, पुस्तकों आदि की बाढ़ आ गई। यानी ये घोषणा पत्र का जो कानून था, इस कानून के माध्यम से फ्रांस के नागरिकों को एक प्रकार से मूल अधिकार प्राप्त हो गए, और वो मूल अधिकार था अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अपनी बात को रखने की स्वतंत्रता। और उसके लिए नागरिक अखबारों का, पर्चों का, पुस्तकों का प्रयोग कर सकते हैं पूरी स्वतंत्रता के साथ में। पहले नागरिकों को स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब नागरिकों को यह स्वतंत्रता थी घोषणा पत्र के बाद में, ठीक है ना। जिसके कारण से फ्रांस में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों की बाढ़ आ गई। मतलब भारी मात्रा में अखबार और पुस्तकों का प्रकाशन होने लगा, जिनमें फ्रांसीसी घटनाओं का वर्णन था, उसका विवरण था कि फ्रांस में कौन कौन सी घटनाएं घट रही हैं। अगला बिंदु है नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूस। नाटक के जरिए लोगों को जागरूक किया जाता था, और नाटक से लोगों को सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक और धार्मिक ज्ञान प्राप्त होता था। संगीत से भी लोगों को ज्ञान प्राप्त होता था। जो उत्सव यानी त्योहार के जो जुलूस निकाले जाते थे, उनको देखकर भी लोग सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, दार्शनिक ज्ञान को प्राप्त करते थे, ठीक है ना। इन ज्ञानों को प्राप्त करके फ्रांसीसी नागरिक को यह समझ में आता था कि हमारा धर्म क्या है, समाज क्या है, ठीक है ना। इन सारी चीजों को वो इन नाटक, संगीत और उत्सवों के माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करते थे, क्योंकि फ्रांस के सारे नागरिक पढ़े लिखे नहीं थे, ठीक है। तो ये था हमारा फ्रांस की 1789 की क्रांति के समय लोगों की क्या परिस्थितियां थी, और उसके बाद में फ्रांस में कौन कौन से कानून बने जिनसे लोगों को मूलभूत अधिकार प्राप्त हुए और लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। अगला हमारा बिंदु है नेपोलियन बोनापार्ट 1804। 1804 का जो समय है, उस समय नेपोलियन बोनापार्ट नाम का व्यक्ति फ्रांस का सम्राट बना था, और ये दुनिया के
महान योद्धाओं में से, महान शासकों में से एक माना जाता है, जिसने लगातार युद्ध में विजय प्राप्त की और अपनी जनता को शुरू में अच्छा शासन प्रदान किया। बाद में जनता इनसे नाराज हो गई, लेकिन शुरू में अच्छा शासन प्रदान किया। तो नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस के महान शासकों में से एक माना जाता है। पहला बिंदु है कि 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना था। यूरोपीय देश यानी जितने भी यूरोपीय देश थे, यानी फ्रांस के पड़ोसी देश थे, उन सारे पड़ोसी देशों को नेपोलियन ने अपनी विजय यात्रा के दौरान जीत लिया था और फ्रांस के साम्राज्य को फैला दिया था। यूरोपीय आधुनिकीकरण यानी जो नेपोलियन है वो यूरोप में आधुनिकीकरण के मामले में स्वयं को अग्रदूत मानता है। नेपोलियन मानता है कि यूरोप में आधुनिकीकरण की शुरुआत उसके माध्यम से हुई है, इसलिए वो स्वयं को अग्रदूत मानता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निजी संपत्ति सुरक्षा कानून। नेपोलियन ने फ्रांस में निजी संपत्ति सुरक्षा कानून लागू किया था, जो बड़ा प्रसिद्ध था। ये जो कानून लागू किया था, इसको दशमलव पद्धति पर आधारित था। दशमलव पद्धति का मतलब है यानी नाप तोल प्रणाली, और इस नाप तोल प्रणाली के आधार पर नेपोलियन ने यह तय किया था कि कौन सी वस्तु का मूल्य कितना होगा, वजन कितना होगा। इस कानून के तहत नेपोलियन ने यह निश्चित किया था ताकि किसी भी आम नागरिक के साथ में कोई भी धोखा ना हो सके या उसको आर्थिक नुकसान ना पहुंच सके। तो नेपोलियन का यह कानून उसके साम्राज्य में बड़ा प्रसिद्ध था। अगला हमारा बिंदु है वाटरलू युद्ध। वाटरलू का जो युद्ध था यह 1815 में नेपोलियन ने किया था। वाटरलू एक स्थान है, ये जो स्थान है वाटरलू, ये यूरोप के बेल्जियम देश के अंदर स्थित है और बेल्जियम देश में वाटरलू नामक स्थान पर 1815 में नेपोलियन का रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया राज्य के विरुद्ध युद्ध हुआ था और इस युद्ध में नेपोलियन की हार हुई थी। यह नेपोलियन की अंतिम लड़ाई थी और इस लड़ाई के बाद में नेपोलियन हार गया था और बाद में उसे सजा दी गई थी और 6 वर्ष के बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार नेपोलियन का अंत हो गया, उसके साम्राज्य का भी अंत हो गया और उसके बाद में फ्रांस में लोकतांत्रिक सरकार की पूरी तरह से स्थापना हुई और लोगों को मूलभूत अधिकार मिले। ठीक है, और इस प्रकार हमने हमारा अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति इस टॉपिक को हमने पूरा कर लिया है। ठीक है, धन्यवाद।